हाँ हाँ अभी ठीक है। हेलो ठीक है ठीक है। हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए बोलिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या क्या बोले क्या बोले क्या? हाँ गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। एक्चुअली गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। यस मैम टाइम कब तक जमा होगा? ये मैम टाइम कब तक जमा होगा? एक समय में एक आदमी बोलो तभी हमको समझ में आएगा। पूछ रहा हूँ मैम, असाइनमेंट कब तक जमा होगा? I don't have any idea about it. Please ask the office. आप ऑफिस से बातें करें। इस बारे में मेरी कोई ये नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि कौन कब इस तरह की बातें होंगी और नहीं होंगी। एक मिनट होल्ड ऑन योर आर्गुमेंट्स प्लीज। एक मिनट। मैम हम कहाँ बात कर सकते हैं? हाँ सर। आगे का तो नाम था सर। हाँ अच्छा फिर से भेज रहे हैं सर। इस वाले नंबर पे ये बता दीजिए। 9433। ठीक है अभी भेज रहे हैं। ठीक है सर। एग्जाम के टाइम जमा होता है असाइनमेंट जो पूछ रहे थे। जी एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम में ही जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, पेपर का एग्जाम होगा, उसी टाइम ले जाना है, उसी दिन ले जाना है। नहीं जिस पेपर का एग्जाम होगा उस दिन वो पेपर लेके जाना होगा आपको। यही तो मैं बोल रहा हूँ, असाइनमेंट वही लेके जाना है। ठीक है तो मैं एग्जाम का डेट तो नहीं निकला हुआ ना? नहीं डेट बहुत टाइम है अभी। और 20 तारीख मैम आ गई है। 20 तारीख को प्रैक्टिकल होगा। म्यूट कीजिए, मैम आ गई है। टाइम ये सब पूछा नहीं कीजिए, ठीक है? अब ये सब मत पूछा कीजिए आप लोग। आप चले जाते। ठीक है मैम क्लास चालू कीजिए। हेलो हेलो। Very good morning. Hello. A very good morning all of you. Very good morning all of you. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस गुड मॉर्निंग आ रही है मैम। ओके दैट्स सो गुड। चलिए तो कल आपने एक सवाल पूछा था। आपने कहा था कि लीजा क्या होता है ना? लीजा का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स। ये इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स के लिए और इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट्स के लिए। ठीक है ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो। लीजा के बारे में बताइए। लीजा के बारे में अभी तो बताया ना बच्चा। प्लीज रिपीट द फुल फॉर्म। ओके श्योर। के बारे में क्या वर्क है, इसका क्या काम है, और ये मतलब इसका डिटेल में बता दीजिए मैम। डिटेल जाकर बता दीजिए। अच्छा ठीक है। इतना डिटेल में जानकर क्या करोगे? मैं तो बस इतना बता ही रही हूँ ना कि इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स के लिए है। मैम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स के लिए और इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के लिए क्या काम है, ये तो आपको इसमें इतना डिटेल में थोड़ा ना बताया जाएगा। मैम असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन ज्यादातर आया हुआ है, इसलिए पूछा जा रहा है। ठीक है आपसे पूछ रहे हैं। मैंने तो बता ही दिया। बोलो मैं एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये लीजा जो है इसका पूरा नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स। ये एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विस है किसके लिए? तो लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल्स के लिए और इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के लिए। इतना ही आप जान लो। पहले इतना आप जानोगे तब ना आगे जानोगे क्या? हेलो जी मैम। हाँ पहले इतना जानोगे तब तो आगे जानोगे।
या पेज नंबर में है। तो चलिए आज जो है ये मैंने आपको बता दिया कि लीजा होता क्या है। और नेक्स्ट इसमें जो है इंसाइक्लोपीडिया सब बताएंगे। तो देखिएगा, कल हमने कुछ आपको बताया था ये प्रलेखीय स्रोत क्या क्या होते हैं। प्रलेखीय स्रोत क्या क्या होते हैं ये आप लोग को पिछले बार क्वेश्चन में आया था और मैंने आप लोग को लिखा था कि अप्रलेखीय स्रोत के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं कि प्रलेखीय स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिए, प्रलेखीय स्रोत का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे ये आपको वही जो मैंने आपको 3 बताया था ना कल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्रलेखीय मतलब डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो रहते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग जो है प्लीज अपने अपने जो है माइक जो है ऑफ करके रखिए। आई रिपीट, प्लीज सभी लोग जो है अपने अपने माइक ऑफ करके रखिए। और जब तक जरूरत नहीं हो तब तक माइक को ऑन ना करें। जब जरूरत हो तभी ऑन कीजिए, ऐसे बेवजह नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, जाहिर है कुछ ना कुछ आवाज तो आएगी। तो चलिए बात करते हैं कि अप्रलेखीय स्रोत क्या होता है। ये अप्रलेखीय स्रोत मैंने आपको कल बताया था। तो ये एक्चुअली लिखित रूप में जो है ये अवेलेबल रहते हैं। और अप्रलेखीय स्रोत जो होते हैं वो आपको 3 प्रकार के होते हैं, वही जो मैंने आपको कल बताया था। अप्रलेखीय स्रोत देखो क्या क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। याद है मैंने कल बताया था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इजंट इट? बताया था जी मैम। ठीक है ना। हाँ चल, तो प्राइमरी में मैंने क्या बताया था आपको कि आपको रिसर्च रिपोर्ट हो जाएंगे, टेक्स्ट बुक हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे ना मैम। ये डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं ना? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बताएंगे जो कल मैंने बताया था। ठीक है, चलो सेकेंडरी सोर्स मैंने क्या बताया, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हो गए, इंडेक्सिंग सर्विस हो गए, बिब्लियोग्राफीज हो गए। आ रही बात समझ में? किसको नहीं समझ में आई प्लीज बताओ। टर्शियरी सोर्स में आपको हो जाएंगे डायरेक्टरी, हो जाएंगे ईयरबुक, हो जाएंगे, ये सारा जो है आपको टर्शियरी सोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, देखो उसके बाद अप्रलेखीय स्रोत होते हैं। अप्रलेखीय स्रोत जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की तरह जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, इसका पब्लिकेशन जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो है आपको कितने तरह के होते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहला जो होता है इसमें ह्यूमन सोर्सेज हो जाते हैं। ह्यूमन सोर्सेज का मतलब ये हो जाता है कि ये जो है अगर इनको जो है आवश्यकता अनुसार इनके पास योग्यता होती है, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और विशेष ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है, और ये क्या करते हैं दूसरे लोगों को जो है वही ज्ञान दूसरों लोगों के साथ बांट कर जो है ये उनके जो सूचना की आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। दूसरा होता है रेफरल सेंटर। नॉन डॉक्यूमेंट्री सेंटर, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में जो है दूसरा होता है रेफरल सेंटर। रेफरल सेंटर जो है सूचनाएं देते नहीं है, रेफर करते हैं कि इसके पास ये सूचना मिलेगी। क्या करते हैं, ये रेफर करते हैं कि इसके पास ये सूचना मिलेगी। सारी बात समझ में? तीसरा होता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब ये जहां पर हम सूचना को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, सूचना को हम दे सकते हैं, लोगों तक, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं चंद्र प्रकाश? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्या लिख रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो चलिए
यहाँ पे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन मीडिया, तो ये मैम बता रहा हूँ मैं, नॉट डॉक्यूमेंट्री सोर्स के बारे में लिख रहा था। आप देखिए स्रोत, हाँ हाँ, यस। कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हो गया मैम ना, जो गाइडर प्लीज होते आप उतना देखिए, आप अपनी बातें जो है वो अपने पास रहने दीजिए। जो मैं बोल रही हूँ, आप हो सकता है क्या हो सकता है वो बात मत कीजिए। मैं पक्का पक्की बात बोलती हूँ जो मैं जानती हूँ, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज माय डियर, डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ मैम, प्लीज मैं आपसे प्लीज पूछ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। बस जो कह रही हूँ उसे आप सुनो, डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल। जितना आप सवाल पूछोगे, ये 2 घंटे का क्लास है। आप कल जितना आपने आप लोग की तरफ से बातें हुई वो आप लोग का पूरा कभी नहीं हो पाएगा, और यू आर गेटिंग कंफ्यूज माय डियर। मैं पक्का वाली मैं बात करती हूँ, ठीक है? ओके सॉरी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। नहीं नहीं, आप सवाल पूछ सकते हो, नहीं समझ में आए पूछो, लेकिन कंफ्यूज होते हो तो उसका कोई ये नहीं है। समझ चलिए, में नहीं आया मैम, इसलिए पूछा मैंने। हाँ ठीक है बच्चा, चल। तो यहाँ पर ये जो है आपको मैंने बता दिया कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या क्या आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कि 1 मिनट जरा रुकिएगा। बड़ी मुश्किल है भाई। चलिए, एक आपको आ जाता है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको रेफरेंस सोर्स है तो उसके बारे में, चाहे वो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी भी रेफरेंस सोर्स का इवैल्यूएशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में। तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है अथॉरिटी, प्रामाणिकता। यानी अगर ये जो है किसी ख्याति प्राप्त प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित की जा रही है, तो जो भी सूचनाएं हमें हमारे सामने जो प्रस्तुत की जा रही है उसे ऑथेंटिक माना जाएगा, यानी प्रामाणिक माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि इसका विषय विस्तार और उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हो सकता है ये जो है आपको नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का हो। तो ये कृति पर डिपेंड करता है कि ये किस पर जो है लिखा जा रहा है। नाउ ये सिलेक्शन पॉलिसी जो है, चयन नीति जो है, ये अलग अलग हो सकती है। तो ये जीवनी का यहाँ पे जैसे हमने चयन किया है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चयन से पहले कि योग्यता क्या है और क्या क्या योग्यताएं जो है इस पर हम जिस पर हम इसका चयन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें ये भी है कि मेथड ऑफ कंपाइलेशन, तो किन किन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए जो है हम इस जीवनी को जो है लिखते हैं। तो इसमें जो है ये सारी बातें आ जाती हैं। और नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, मतलब ये पब्लिकेशन जो है, यानी जो प्रकाशन इस जीवनी को छाप रही है, बायोग्राफिकल सोर्स को छाप रही है, तो वो जो है कितना नई बातें या नई बातों को उसमें समाहित कर सकती है, ठीक है? अपडेटेड जानकारी कितना उससे रिलेटेड दे सकती है, ये कहा जा रहा है। क्लियर? हेलो हेलो, यस मैम। मैम। यस मैम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस मैम। हाँ, यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि व्यवस्थापन के बारे में हमें जान लाना चाहिए कि भाई किस तरह से। तो यहाँ पर जो है मान ली इसमें क्या होता है कि इसको वर्गीकृत अनुसार भी इसको व्यवस्थापित किया जा सकता है, या
कालक्रमानुसार भी व्यवस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेट जो है, आप अगर हम इसके फिजिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो हमें कोई इसको जो है पहले अच्छे से जो है देख लेना चाहिए कि इसका जो प्रिंटेड फॉर्म जो है, मतलब प्रिंट जो है, जैसे होता है ना कि हम इसमें वर्ड वगैरह जो वर्ड में आप जो फॉर्मेट चुनते हो, तो याद है कि आप लोग MS वर्ड में आप लोग 12 पॉइंट तक का जो चुनते हो तो कहा जाता है स्टैंडर्ड माना जाता है ना। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो भी अक्षर आप चुनते हैं वो अगर आप मान लीजिए कर्सिव राइटिंग वाला चुन लेंगे तो वो थोड़ा सा पढ़ने में असुविधा होगी, तो ऐसा ही चुनना चाहिए जिसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि और भी बहुत सारे जो है उनके बारे में इसमें दिया हुआ है, जैसे आपको नेक्स्ट इसमें कुछ ज्योग्राफिकल अलग अलग जो आपको रेफरेंस सोर्सेज होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो होते हैं आपको ज्योग्राफिकल सोर्सेज, आपको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, कुछ आइडिया है आपको? डोंट नो एनीथिंग अबाउट ज्योग्राफिकल एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज? नो मैम। देखो इसमें क्या होता है कि किसी जगह के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में जो है आपको सूचनाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेस में। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ। और नेक्स्ट इसमें जो है आपको गजेटियर भी, आप गजेटियर जानते हो क्या होता है? नहीं मैम। गजेटियर में क्या होता है कि किसी स्थान के बारे में तो लिखा ही जाता है, तो ये गजेटियर जो है आपको अलग अलग हो सकता है। ये किसी नेशनल लेवल का हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है, कुछ भी। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि किसी स्थान के बारे में जनसंख्या या फिर उसका ऐतिहासिक वर्णन या फिर उसका प्राकृतिक वर्णन या फिर जो भी हो उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो सारी चीजें जो है इसमें बताई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि गजेटियर जो है ये जो है आपको इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी हो सकता है। और जैसा कि नाम से विदित है, तो जिस तरह का ये गजेटियर होगा उस तरह का इसमें सूचनाएं जो है समाहित होंगी, संकलित होंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ट्रैवल गाइड्स भी होते हैं। देखो ट्रैवल गाइड्स में क्या होता है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो देखा है आपने कि वो ट्रैवल गाइड्स जो है उसके माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि ये साइट जो है यहाँ पे है और उसके आसपास जो है कौन कौन से होटल्स होंगे, क्या क्या कौन कौन से रिजॉर्ट्स होंगे। कुछ ऐसा कभी गए हो, देखा है ट्रैवल गाइड्स वगैरह मिला है आपको? हाँ जी मैम। तो उसके माध्यम से जो है आप घूम फिर लेते हो। आप ये खासकर सैलानियों के लिए होता है ना। कहीं भी आप घूमने जाए, चाहे देश में या विदेश में, कहीं भी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आपको कुछ सोर्सेज ऑफ करंट इवेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें इंडेक्स टू न्यूज़पेपर्स सकते हैं, यानी इंडेक्स आप जानते ही हो, न्यूज़पेपर्स जानते हो, न्यूज़पेपर्स आप जानते हो। तो इनका इंडेक्स होगा, न्यूज़पेपर्स का इंडेक्स होगा। ठीक है, मतलब उस न्यूज़पेपर का जो है हम कतरन काट के रखेंगे और उनमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है सबका इंडेक्स बना लेंगे और उस इंडेक्स से जो है हम अपनी वांछित सूचना तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? यस मैम, यस। यस मैम। चलो,
तो इसमें आपको कुछ जो इंडेक्स का नाम है, सिर्फ इंडेक्स का नाम बता रही हूँ और कुछ नहीं बता रही हूँ। इसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स, फिर इंडेक्स इंडिया, ये मैंने बता दिया, बस इतना ही। नेक्स्ट इसमें आपको जनरल पीरियोडिकल इंडेक्स भी होता है, तो या फिर अंतरराष्ट्रीय समाचार सारांश भी होता है। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। जैसे आपको अंतरराष्ट्रीय समाचार सारांश होता है, और इसके उदाहरण है, आप कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कीसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, ये है आपको। फिर नेक्स्ट है आपको जो क्षेत्रीय या महाद्वीपीय सारांश होते हैं, उसके आपको उदाहरण है एशियन रिकॉर्डर, ये कहा जाता है। और अगर देश अनुसार यानी राष्ट्रीय स्तर की अगर कोई डाइजेस्ट है, तो उसका नाम है हमारे यहाँ डाटा इंडिया। ये न्यू दिल्ली के द्वारा जो है, न्यू दिल्ली में जो है उस पेपर 5 है बच्चा, बड़ी जल्दी याद आ गया। नेक्स्ट अगर कोई राज्य स्तरीय डाइजेस्ट है, तो उसको कहते हैं डाटा आंध्र प्रदेश। तो इसी तरह से आपको विशिष्ट क्षेत्र में भी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डायरी, इस तरह के होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई विशिष्ट यानी स्पेसिफिक विशिष्ट सूचना स्रोत का अगर हम मूल्यांकन करेंगे, तो क्या क्या किन किन बातों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो सूचना स्रोत बनाए गए हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स बनाए गए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है इसके माध्यम से। उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब इसमें जो जानकारी दी गई है उसका उपयोग क्या है, ये किस प्रकार के, किस टाइप के उपयोगकर्ता के लिए है, साथ ही साथ कि इसमें जो जानकारी दी गई है वो कितना उपयोगी है और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट इसकी प्रामाणिकता यानी अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं एक पिक जो है वो क्लिक कर रही हूँ। लेट मी क्लिक द पिक प्लीज। ये मैंने एक पिक कर लिया है। एक मिनट ठहरो, एक और पिक क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि अगर किसी इंफॉर्मेशन सोर्स का जो है, विशिष्ट इंफॉर्मेशन सोर्स का अगर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत मैंने आपको पर्पस बताया था। दूसरा आपको बता रही है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये हो जाता है कि जो भी प्रकाशक, किस प्रकाशक के द्वारा जो है ये सूचना जो है या फिर ये जो विशिष्ट इंफॉर्मेशन जो है ये प्रकाशित किया जा रहा है। अगर कोई इस क्षेत्र का अग्रणी या स्थापित व्यवसायिक प्रकाशक जो है वो अगर इस ये इंफॉर्मेशन साइंस को ला रहे हैं, तो उसे जो है इंफॉर्मेशन सोर्स को ला रहे हैं, तो इसे जो है प्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है, तो इसे प्रामाणिक माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमने लेखक जब रचना कर रहे थे, तो उस समय इसके स्रोत क्या क्या थे, ये ध्यान में रखना होता है। साथ ही साथ ये जो अगर सूचना स्रोत है तो किस स्तर का है,
किस लेवल का है, और साथ ही साथ कि प्रकाशक जो है वो इस क्षेत्र का अग्रणी, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अग्रणी है या नहीं है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि इसमें इसके विषय क्षेत्र स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि विषय जो है उसकी व्यापकता कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि वो सीमित है, सॉरी, ये कहा जा रहा है कि ये जो विषय क्षेत्र है कहीं उसका सीमित तो नहीं है, एक निश्चित दायरे में तो नहीं बंधा है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसका देखना पड़ता है कि इसकी विषय सीमा जो है कितनी है। साथ ही साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सूचना, नेक्स्ट इसमें इसकी प्रतिपादन शैली पे बात कर रहे हैं कि जो सूचनाएं इसमें शामिल की गई है वो पुरानी है, नई है, यानी अपडेट की गई है। पुरानी है तो ठीक है, उसे अपडेट की गई है, ये इसमें जानना जरूरी है। और साथ स्थापन के क्रम में ये देखा जा रहा है कि कन्वीनियंट जो है वो होता है कि अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए, तो उस वही सबसे अच्छा माना जाता है। और चाहे वो लेखक का हो, यहाँ व्यवस्थापन क्रम में जो है, और अगर मान लीजिए अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है तो इसके साथ में जो है इंडेक्स दे देना चाहिए। इंडेक्स का मतलब है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसका एक अल्फाबेटिकल लिस्ट बना के उसको दे दिया जाता है, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन सोर्स का जो है सही ढंग से उपयोग कर सकें। नेक्स्ट इस पे फॉर्मेट के बारे में ये कहा जा रहा है। फॉर्मेट का मतलब है कि जो प्रिंट फॉर्मेट है उसके बारे में। तो लेटर, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक लेटर होता है वो उसका साइज क्या होना चाहिए, वो देखने में सुंदर होना चाहिए, साथ ही इसकी जल्दबंदी कैसी होनी चाहिए, तो मजबूत होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कागज के बारे में भी बात कहा जा रहा है। तो देखिएगा, अगर अच्छे प्रकाशक के द्वारा जो है, क्या हुआ राजेश, what problems are you having? What problems do you have? तो ये कहा जा रहा है कि अगर कागज इसमें जो प्रयोग किया जा रहा है वो निम्न स्तर का कभी नहीं होना चाहिए। अगर एक बेहतरीन प्रकाशक जो है इसका उपयोग बेहतरीन प्रकाशक के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जा रहा है, तो हमेशा एक बेहतरीन जो है कागज का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि टिकाऊ होना चाहिए। क्या हुआ अमित? What's the problem? हेलो, क्या हुआ? ये why are you making faces? Why are you making faces? हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या बच्चा, why are you making faces? क्या हुआ चंद्र प्रकाश? क्यों जाने दे, आवाज टूट के आ रही है या क्या? क्या हुआ, बोलो बोलो, आवाज टूट के आ रही है। आज आवाज नहीं मैम, आवाज आ रही है। जो अमित थे वो चले गए, वो लेफ्ट हो गए। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हाँ मैम। प्लीज आप खुले वाले क्षेत्र में जाइए, खुले वाले क्षेत्र में जाइए, तो फिर आपको आवाज आ जाएगी, आवाज आ जाएगी बच्चे। ओके मैम। और नहीं हो तो फिर से रीज्वाइन कीजिए। इन दैट केस प्लीज रीज्वाइन अगेन, ठीक है? चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड, प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। चलो, प्रिटी गुड। चलो, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं इसमें कि फॉर्मेट, पहले तो हमने आपको पता है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कि इसके स्पेशल फीचर्स जो है क्या होने चाहिए। तो ये कहा जा रहा है स्पेशल फीचर्स में कि ये जो सूचनाएं इसमें दी गई है वो हमारे पाठकों की मांग पूरी करने में सक्षम है या नहीं, ये जानना है। दूसरा कि ये प्रकाशन जो है वो क्या हमेशा नियमित प्रकट होती है या नहीं,
और इसमें साथ ही में ये है कि जो सूचना इसमें दी गई है वो अपडेटेड है या नहीं। तो ये सारी बातों को देखते हुए जो है आप इसका मूल्यांकन करते हैं। क्लियर? क्लियर? हेलो हेलो, हमारी बात समझ में? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ पूछना चाहते हो जो अभी मैंने बताया है? हाँ, पूछना चाहते हो? मैम अब नहीं। इतने ढंग से बता दिया मैम। कोई पूछना चाहता हो? प्लीज एनी ऑफ यू इफ यू कैन, अगर आपने नहीं समझा है और समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे एक बार बताइएगा, क्योंकि मैम मैंने फिर से बता दीजिए ना। ठीक है, बता दूंगी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? यस मैम आ रहा है, बोलिए। चलो 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 चलो, देखो उसमें जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उसके मूल्यांकन इवैल्यूएशन के बारे में बात हो रही थी। तो हम ये कह रहे थे कि उसमें जब तक सूचनाएं, जब तक, हाँ अभी इसमें बंद कर लो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो माइक ऑफ करिए। क्वेश्चन में बता दी, तुम लिखते हैं ना, वो हेडफोन में दीजिए ना, हमें तो आवाज में नहीं इसका पता चल रहा। क्या ठीक है? क्या हो रहा है? ऑनलाइन क्लास चल रही है। दिस इज टू मच। मैं आपको बाहर निकाल दे रही हूँ इस ये से। निखत परवीन जी उठिए ना। कुछ नहीं, मैं इनको बाहर, निखत परवीन को मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। निखत परवीन म्यूट होइए। चालू नहीं हुआ आवाज। मैं निखत परवीन को बाहर निकाल रही हूँ। बाहर कीजिए मैम, बाहर कीजिए। बाहर कीजिए। एक मिनट, मैं कर दे रही हूँ इसको। अपनी तरफ से म्यूट कर उनको। नहीं ठहरिए ना, इनको निखत परवीन को जो है ये बाहर कर देती हूँ। व्हाट इज दिस? ये अपने मन से ये क्या आने लगा? उनका कैमरा ऑन। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। एक मिनट। क्या हो रहा है ये निखत परवीन? आप क्या कर रही हैं? मैम इनको क्लास कंटिन्यू कीजिए मैम, आप अपने तरफ से म्यूट कर सकते हो। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इनको हम बाहर निकाल देते हैं। एक मिनट ठहरिए। बेचारी निखत परवीन, आप सुन रही है? म्यूट कीजिए। बेचारी नहीं आ रहा है। प्रगति कुमारी म्यूट कीजिए। आ रही हूँ। इसमें जो है ना ये कि नहीं, ये कैसे आ गया है? मैं चाह रही हूँ एक ये जो कैंडिडेट है इसको बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, ये इस वाले को, हाँ ये बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इनको। क्या हुआ मैम? एक आप लोग अपने में बात कीजिए, मैम चली गई। ये किसके तरफ से है? मैंने क्वेश्चन तो पूछा था। आर परवीन है, कोई निखत कहाँ है? ये क्या आ गया? ये
क्या आ कोई गया? बता रहे थे 20 तारीख को क्या होने वाला है? आप ठीक है, 20 तारीख को प्रैक्टिकल होगा ना? चलिए अरे हो जाओ यार, कैमरा ऑन। कौन वाला? ये कैमरा क्लास में ही है? चलिए आ गया। क्लोज म्यूट करना है सबका चैट, तो म्यूट कहाँ हुआ? हाँ सबका चैट, हाँ माइक माइक जो है उसको ऑफ करना है सबका माइक को। म्यूट ऑन। हो गया, चलिए। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैम, हाँ अब आ रही है मैम। बिल्कुल है, आ रही है मैम। आगे आ रही है मैम, आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप है, म्यूट बिल्कुल कर ठीक दीजिए है। अपना अपना मुंह बंद रखोगे तभी सुन पाओगे। चलिए अब बात कर रहे हैं बिब्लियोग्राफी की। बिब्लियोग्राफी मतलब होता क्या है? बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि ये जो है आपको लिस्ट ऑफ बुक्स होता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है? दिस इज लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। ये बिब्लियोग्राफी जो है आपको कई प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल, फिर होता है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। नेशनल का मतलब ये होता है कि ये जो है नेशनल का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि वो जो इसमें जो है इंटरनेशनल, जो नेशनल से पहले आप नेशनल का जान लो। तो नेशनल लेवल ऑफ बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जितना भी इस देश में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन सभी की एक लिस्ट जो है वो आपको सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यानी हमारे देश के सरकार द्वारा अगर प्रकाशित जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा? INB कहा जाएगा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ये कहा जाएगा। और ये जो है टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है। इसका कुछ टाइम मतलब तो सबको पेज नंबर ही लग रहा है। नेक्स्ट इसमें ये भी होता है, ये तो मैंने आपको INB के बारे में बताया। ये अगर ब्रिटेन के द्वारा अगर ये प्रकाशित किया जाएगा तो इसे ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ये कहा जाएगा। तो यानी अलग अलग देशों के द्वारा जो है अलग अलग आपको बिब्लियोग्राफीज जो है वो प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो बिब्लियोग्राफी होती है, खासकर इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है आपको रोमन लिपि में जो है इसमें व्याख्या देना जरूरी होता है। और ये जो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कि आपको नेशनल लाइब्रेरी के अधीन है। नेशनल लाइब्रेरी आपको कहाँ है? कहाँ है नेशनल लाइब्रेरी? कोलकाता। कोलकाता। ये तो कोलकाता में है आपको नेशनल लाइब्रेरी। तो वहां पर जो है ये जो है आपको उसके द्वारा जो है उसके जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी उसके द्वारा ये आपको INB जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये प्रकाशित की जा रही है। कब से? तो ये आपको 1955 से जो है लगातार प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। ठीक है। यस इसमें क्या होता है कि हमारे देश में प्रकाशित जितने भी आपको हर भाषा के पुस्तकें, वो सारी भाषाएं यहाँ पर संविधान द्वारा प्राप्त जो 21 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जो है यहाँ पे लिस्ट जो है की जाती है। वो भी अपडेटेड, टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है। 22 भाषा मैम, 22 लैंग्वेज। 21 तो इसमें लिखा हुआ है, अपडेटेड तो 22वां हो सकता है कि 22वां क्या है तो भाषा जोड़ा गया है। सो 22वां कौन सा भाषा जोड़ा गया है? अभी जोड़ा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ही है मैम। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है संविधान के द्वारा। हाँ
आई थिंक शायद मैथिली जोड़ा गया मैम, शायद। कब कब? ये ज्यादा लेटेस्ट है, कुछ साल पहले ही हुआ है। ओके नेपाली संथाली था। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बीएनबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीएनबी जो है आपको ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, जो कि 1900 इसका प्रथम संस्करण जो है 1950 में प्रकाशित होकर आया था। और ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि वीकली है, ये वीकली है, मासिक भी जो है, मासिक भी, मंथली भी है, त्रैमासिक भी है, एनुअल भी है, पंचवर्षीय भी है। तो ये इसका अलग अलग जो है निकलते रहता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि आईएनबी बीएनबी ये क्या होता है कि हर एक देश के द्वारा जो है नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट ये होता है कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि हम जो है व्यापार के लिए भी जो है बिब्लियोग्राफी जो है ये यूज करते हैं, व्यापार के लिए भी। तो इसमें क्या होता है कि जो पुस्तक विक्रेता होते हैं वो अपने द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें जो है वो प्रकाशित उन्होंने करवाई हैं, क्या उनके अगर कोई ऑथर है तो उस ऑथर के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें जो है उन पर उपलब्ध है, ये सारा कुछ जो इसमें लिखा रहता है। ट्रेड का मतलब बेचने के लिए, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार के लिए सारी जो है कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विक्रय को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विक्रय को बढ़ाना। द नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी इज यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि सारे देशों के जो कि संभव नहीं है, अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है, सच्चाई यही है। तो सारे देशों के जो बिब्लियोग्राफीज है सभी को मिला के जो है बनाया जाता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। ये बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है? यस मैम। रिपीट करिए एक बार। हाँ, सभी देशों के बिब्लियोग्राफीज को मिलाकर जो हम बिब्लियोग्राफी बनाते हैं उसे यूनिवर्सल या सर्वव्यापी, उसे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी या सर्वव्यापी वांग्मय सार्वभौमिक वांग्मय सूची ये कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो दैट्स टू गुड। तो इसकी बिब्लियोग्राफी की उपयोगिता क्या है? देखो, इसमें ये होता है कि किसी विषय, अगर हम किसी विषय के विकास को खोजने में जो है इससे मदद मिलती है। साथ ही साथ अगर कोई हमें बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए इसके माध्यम से तो वो भी हमें मिल जाती है। और ये जो है उपयोगकर्ताओं को है ये बताती है कि इस विषय पर ये बुक है, ये भी बताती है। साथ ही साथ ये भी होता है कि शोधकर्ताओं को जो है ये पता चल जाता है, रिसर्चर्स को ये पता चल जाता है कि अगर कोई उनके पास उनको अगर कोई वांछित सामग्री चाहिए तो उन्हें जो है इसके माध्यम से मिल जाती है। और के माध्यम से जो है आप सामग्रियों का चयन भी करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ पुस्तकालयों को जो है इस माध्यम से सूचना सामग्री की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जाती है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आईएनबी और बीएनबी के बारे में अभी बताया है कि आईएनबी क्या होता है और बीएनबी क्या होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस वगैरह कुछ जो है वो आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ये एग्जाम्स वगैरह में आता है। तो अगर हम बात करेंगे कि आईएनबी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। वही अगर हम बात करेंगे बीएनबी के बारे में तो उसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्लियर? क्लियर? यस मैम। बढ़िया 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 बढ़िया। यस मैम।
तो INB किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? सेंट्रल लाइब्रेरी। अरे भाई, सेंट्रल रेफरेंस नेशनल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कलकत्ता। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा ना, बोलो ना कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है ना। और BNB किसके द्वारा? तो BNB आपको ब्रिटेन के द्वारा जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है। सही बात है कि अगर इसका प्रकाशन अगर शुरू हुआ हो, खासकर INB के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रकाशन 1958 से शुरू हुआ है। BNB के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रकाशन जो है 1950 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट इसके प्रकाशक के बारे में बात करेंगे तो INB का प्रकाशक जो है वो आपको सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। क्या सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, वही नेशनल लाइब्रेरी का जो है अंग, ठीक है। वही अगर BNB के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है? दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बारे में ये कहा जाता है कि INB का उद्देश्य क्या है? तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल करना। यहाँ पर ये होता है कि जितने भी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, जरा देख लीजिएगा मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के द्वारा जो है वो आपको नेशनल लाइब्रेरी में उसकी एक प्रति जो है जमा करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से ये अब कोई, क्योंकि एक उसकी प्रति जमा हो गई तो पूरे देश में जो है उस ऑथर की एक कॉपीराइट जो है बन गई कि भाई उसको एक अगर सीरियल है तो उसको सीरियल नंबर मिल जाएगा, और अगर बुक है तो उसको ISBN नंबर RRLF यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा जो है आपको इसका बुक नंबर मिल जाएगा, ISBN नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चल, तो इस तरह से ये क्या करता है कि ये बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल करता है। ये दोनों का उद्देश्य क्या है, चाहे वो INB हो या BNB, तो सभी है अपने देश में जो है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। साथ ही इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम INB की बात करेंगे तो इसमें दो आपको भाग होते हैं। पहला है क्लासिफाइड पार्ट, ठीक है, और दूसरा है अल्फाबेटिकल पार्ट। तो क्लासिफाइड पार्ट में क्या होता है कि जो भी एंट्रीज होती हैं वो आपको DDC के अनुसार जो है DDC के जो क्लास नंबर है उसके अनुसार जो है ये की आपको अरेंज की जाती है। साथ ही साथ जो एंट्रीज हैं उसको जो है रोमन में लिखा जाता है। और अनुवर्णिक भाग की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो है यहाँ पे अल्फाबेटिकली तो अरेंज की ही जाती है, यहाँ पे साथ ही में एक इंडेक्स भी दी जाती है। INB की हम बात कर रहे हैं, BNB की अब हम बात करते हैं। तो BNB में भी आपको वही दो जो है जो दो भाग में विभक्त किया गया है, एक है क्लासिफाइड पार्ट और दूसरा क्या होता है अनुवर्णिक भाग, अल्फाबेटिकल पार्ट। तो क्लासिफाइड पार्ट में क्या होता है कि जितनी भी प्रविष्टि होती है वो विषय अनुसार होती है, सब्जेक्ट वाइज होती है। जो भी एंट्रीज होती हैं वो सब्जेक्ट वाइज होती हैं और ACR के अनुसार जो है इसमें संलेख जो होता है, एंट्रीज जो है वो बनाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें अगर पुस्तक संपूर्ण विवरण दिया जाता है, जैसे लेखक के बारे में, टाइटल के बारे में, पेज के बारे में, प्रकाशन वर्ष के बारे में, आकार के बारे में, मूल्य के बारे में, ISBN, BNB नंबर, सब कुछ जो है इसमें दिया जाता है। अगर वही हम बात करते हैं अनुवर्णिक भाग के बारे में तो इसमें क्या होता है, एक अनुक्रमणिका होती है और साथ ही ये विषय अनुक्रमणिका में क्या होता है कि आपको क्लास नंबर जाता है और विषय के नाम दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो है अपना डिजायर डॉक्यूमेंट जो है वांछित प्रलेख जो है के माध्यम से बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेते हैं।
ठीक है, बहुत जल्दी जो है आप अपने डिजायर डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त कर लेते हैं। चलिए तो मालूम- नेक्स्ट इस हाँ बोलिए। INB का दूसरा पार्ट क्या बताया? एक तो क्लासिफाइड और दूसरा अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल। हाँ यस, ठीक है आया बात समझ में? जी मैम। मैम डीडीसी का फुल फॉर्म? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है मैम BNB को जो क्लासिफिकेशन क्या है उसमें अल्फाबेटिकल, उसको DDC के आधार पर नहीं कर ACAR2 के आधार पर अथी किया। ऑब्वियसली जब ACR2 होगा तो DDC तो उपयोग होगा ही, क्योंकि जब DDC से आप क्लासिफाई करते हैं तभी ACR2 से उसको कैटलॉग करते हैं। ये तो जानी हुई बात है। पहले DDC से होगा उसके बाद AGCR। हाँ थैंक यू। आगे बताना शुरू करूं? यस मैम। यस मैम। चलो INB BNB के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया। अब बता रही हूँ कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, इसके अंतर्गत आप डिक्शनरी आ जाते हैं। क्या है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंतर्गत डिक्शनरी आ जाते हैं। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी शब्दकोश होता है। शब्दकोश, उसकी विशेषता क्या होती है? इसमें अल्फाबेटिकल रहता है। अल्फाबेटिकली अरेंज रहता है। यस, एंड व्हाट एल्स? ये जो होता है आपको डिक्शनरी जो है, देखिएगा ये जो एक लैटिन शब्द है डिक्शनेरियम, उससे जो है निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है शब्दों का संकलन। ठीक है, शब्दों का संकलन, जहाँ यहाँ पे होता है अभिव्यक्ति की विधि। मतलब इसके माध्यम से जो है हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, बताते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये जो डिक्शनरी होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी, सब्जेक्ट डिक्शनरी, स्पेशल डिक्शनरी, ट्रांसलेशन डिक्शनरी एंड सो ऑन। जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी का मतलब ये होता है, ये सामान्य शब्दकोश होता है जिसमें कोई भी लोकप्रिय भाषा के जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, तो उस लोकप्रिय भाषा में जो है, हिंदी में जो है आपको डिक्शनरी जो है वो आपको छाप दी गई। अगर हम बात करते हैं स्पेशल डिक्शनरी के बारे में, तो मान लीजिए किसी विशिष्ट भाषा में जो है वो डिक्शनरी जो है अगर छाप दी जाए तो उसे ये कहा जाएगा, विशिष्ट भाषा में नहीं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए। जैसे आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी ऑफ स्पेलिंग होगा, फिर आपको वेबस्टर्स न्यू डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि उससे जो एक शब्द से मिलते जुलते और शब्द या उसके समानार्थक शब्द। ठीक है, फिर उसके बाद विषय शब्दकोश आ जाते हैं। विषय शब्दकोश का मतलब होता है सब्जेक्ट डिक्शनरी। जैसे आपको लाइब्रेरी साइंस के ऊपर एक डिक्शनरी आ सकती है, आ सकता है ना। इसका एग्जांपल भी है हैरोल्ड्स लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन लाइब्रेरियनशिप, डॉक्यूमेंटेशन एंड रेफरेंस बुक। तो ये हो गया आपको। उसके बाद ट्रांसलेशन डिक्शनरी भी आ सकती है कि देखिए मान लीजिए हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं हम सभी, और हमें जो है बुक्स हिंदी में अवेलेबल है, हमें इंग्लिश में चाहिए, तो उसके लिए भी जो है लाइब्रेरी साइंस की आप ट्रांसलेशन वाली जो है बुक जो है, ये शब्दकोश जो है मिल जाएगी, जिसके माध्यम से जो है आप वो ट्रांसलेशन जो है कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि इसमें जो है ईयर बुक के बारे में बताया जा रहा है। जो नेक्स्ट आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सोर्स है वो आप बता रहे हैं ईयर बुक। ईयर बुक का मतलब ये होता है कि ये क्यूमुलेटिव होता है। ये क्यूमुलेटिव का मतलब जैसे साल भर में
जैसे मान लो पिछले साल 2022, तो 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, करंट इवेंट्स हुई हैं, सभी को एक जगह संकलित करके उसको छाप के निकाला जाता है। जैसे मनोरमा आपने समझा होगा ना, मनोरमा देखा है ना क्या? यस मैम। हाँ, तो जैसे मनोरमा होता है, हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ। एक क्या होता है कि मनोरमा ईयर बुक भी होता है, ठीक है। 1 मिनट प्लीज। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच। That's so kind of you, so sweet of you. कहीं किस तरफ से आवाज आ रही है बच्चे? किस तरफ से आवाज आ रही है? मनोरमा क्या चीज का बुक होता है मैम? ईयर बुक है बच्चे, ईयर बुक है बच्चा। वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम आपका, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है, बहुत ज्यादा। बच्चा आप खुले में आइए और रीज्वाइन कीजिए। मेरे तरफ नेटवर्क जो है पूरा अच्छा है, मैंने देखा है। अभी मैं चेक भी करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, इन लोगों ने दिखाया है नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। प्लीज चेक योर नेटवर्क, ठीक है। जब बात करें ईयर बुक के बारे में, तो ईयर बुक में होता है कि पिछले साल जो भी आपको करंट इवेंट्स हुए हैं, सभी को जो है आपको एक जगह जो है प्रकाशित करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। मनोरमा ईयर बुक मैंने आपको कहा था। बात करते हैं फिर इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है बाबू? जैसे मान लो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, तो इनसे संबंधित समस्त जानकारी वो तो दिया ही जाएगा, फोटोज वगैरह भी दिया जाएगा। यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है कि जितनी भी समस्त जानकारियां हम किसी एक स्थान के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो सारा अल्फाबेटिकली जो है हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है इंसाइक्लोपीडिया में। हो सकता है कि इसके लिए हमें उसमें कुछ भी दिया जाए, कुछ फ्लो चार्ट्स भी दिया जाए, कुछ फ्लो चार्ट्स नहीं, मैप्स दिया जाए। तो इस तरह से वो सारा कुछ जो इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उसे समझ सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। और के बाद डायरेक्टरीज की बात करते हैं। डायरेक्टरी में क्या होता है? अच्छा, कभी देखा BSNL का टेलीफोन डायरेक्टरी था, याद है क्या? तो आप उसमें क्या होता है कि इस राज्य में जितने लोग हैं, आप मान लीजिए इस पटना में ही, इस डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जितने लोग जो है सबके बारे में आपका सबका टेलीफोन नंबर उसमें मिल जाएगा, मालूम है? अब वो सब अल्फाबेटिकली अरेंज रहता था, याद है? यस मैम, यस मैम, देखा है। उसी तरह से एक टेलीफोन डायरेक्टरी होता है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। नाम क्या है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ये भी आपको डायरेक्टरी है। तो इसी के माध्यम से जो है आपको, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग भी जो है एक डायरेक्टरी है जिसके माध्यम से आपको जो सूचनाएं किसी व्यक्ति का जो अगर एड्रेस जानना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आपको मिल जाती है। ये डायरेक्टरी भी आपको दो प्रकार की होती है, एक होती है जनरल और दूसरी होती है स्पेशल डायरेक्टरी। तो जनरल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई शहर हो, नगर हो, या फिर कोई स्थल आकृति हो, उसकी डायरेक्टरी हो सकती है, या फिर कोई आपको टेलीफोन नंबर वगैरह सब किसी का हो सकता है, उसमें टेलीग्राफ हो सकता है, टेलेक्स नंबर हो सकता है। लाइकवाइज अगर वही हम बात करते हैं इस तरह से इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरीज भी होती है। तो इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी में क्या होता है कि इसमें एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो है आपको समस्त जानकारियां जो है आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है।
कुछ व्यवसायिक आपको डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, व्यावसायिक डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट की बायोग्राफिकल सोर्सेज के बारे में बता रही हूँ। देखो ये बायोग्राफिकल सोर्सेज का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर जीवनी लिखना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू, मान लीजिए क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू। आ रही बात समझ में? यस मैम। हाँ, यस तो जवाहरलाल नेहरू का हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू पर अगर हम बायोग्राफी लिखते हैं, उनकी जीवनी लिखते हैं, है ना, तो उसे ही कहते हैं जीवनी स्रोत। और इसकी ये होता है, इसका फायदा क्या क्या होता है, या इसके बारे में कहें कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो हम जिसके ऊपर भी लिखते हैं ना, वो या तो नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना। और उनसे उनको लिखते क्यों है? हाँ हाँ, उनसे इसलिए, उनसे जो है हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो सके, उनके जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क रहे हैं हो या ऐसा कोई काम किया हो, उसके बारे में जानने के लिए। हाँ, साथ ही साथ उनसे हम बहुत प्रभावित हो सके, हम उनसे, उन्होंने जो जो काम किया है उनसे हम इंस्पायर हो सके, इसके लिए जो है हम उनकी जो जीवनी है वो पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको जो नेक्स्ट ज्योग्राफिकल वगैरह सोर्सेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। ज्योग्राफिकल सोर्सेस के अंतर्गत आपको मैप आ सकते हैं, एटलस आ जाते हैं, ग्लोब आ जाते हैं, ये सब आपको आ जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्सेस के अंतर्गत मतलब किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जो है आप अगर जानकारी चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रदान करना चाहते हैं किसी को ये जानकारी, तो ये ज्योग्राफिकल सोर्सेस से देख के आप ये सूचना दे सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो बढ़िया बढ़िया। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है गजेटियर। गजेटियर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था ना, ये बताओ कि गजेटियर मतलब होता क्या है? क्या होता है गजेटियर? इसमें क्या, गजेटियर में क्या होता है, किसी स्थान विशेष के बारे में जो है सूचना जो है वो खोजी जा सकती है। ठीक है, हो सकता है कि ऐतिहासिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, औद्योगिक, प्रशासनिक, कुछ भी, जो भी आप सूचना है उसके बारे में खोजना चाहेंगे किसी स्थान के बारे में, तो वो आपको जो है सूचना मिल जाएगी गजेटियर में। ठीक है, अब आएंगे ट्रैवल गाइड। तो गजेटियर जो है वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंटरनेशनल हो सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल की इसमें जानकारियां होंगी, नेशनल होगा, नेशनल लेवल की इसमें जानकारियां होंगी, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जानकारियां होंगी, ट्रैवल गाइड्स होगा। तो मान लीजिए कोई विशिष्ट, who is this Subodh Kumar? Who is this Subodh Kumar? Why are you acting so childish, my dear? Why is this childish? Because ma'am, I have joined this class today. I have no information about the practical. Don't ask these things over here. क्लास कर लो, मैं सिर्फ क्लास लेने आती हूँ। इन सूचनाओं का आदान प्रदान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको आपके जो कोर्स वर्क, जो मुझे पर्टिकुलर कोर्स वर्क एक यूनिट थमाई गई है, उससे आपको सुपरिचित करवाना। That's all. Is it clear to you? और यहाँ पर yes, और तो बाकी जो सूचनाएं हैं वो हम प्रदान नहीं कर सकते, लेना पड़ेगा। हाँ, यहीं पे आके आपको लेना पड़ेगा। मैं ये सारी सूचनाएं प्रदान नहीं करती। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, चलो
ट्रैवल गाइड्स का मतलब होता है कि अगर किसी विशिष्ट घूमने वाली जगह है तो उसके बारे में सारी सूचनाएं जो है आपको ट्रैवल गाइड के बारे में, ट्रैवल गाइड में दी जाती है कि यहाँ पर ये साइट है जहाँ आप घूम सकते हैं, इसके नजदीक में आपको ये रिजॉर्ट है, ये आपको होटल है, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ आप खा सकते हैं, लाइक ये सारी सूचनाएं जो है आपको उसमें दी जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कि मैं बता रही थी ये मैंने आपको सोर्सेज ऑफ करंट इवेंट्स ये सब तो सब बता ही दिया है। नेक्स्ट आपको एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में बता रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इंडेक्स मतलब क्या होता है? What do you mean by abstracting service and what do you mean by indexing service? If anyone can tell me something about it, please tell me. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी भी चीज का समरी लिखना, और इंडेक्सिंग में होता है अच्छा। कि टॉपिक का जानकारी एक पर्टिकुलर टेबल में दिखाना। नहीं देख लो, कोई रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है, तो उस रिसर्च आर्टिकल में जितने भी आपको टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं उन सभी की एक अल्फाबेटिकल लिस्ट हम बना के दे देंगे। किसको दे देंगे? जो विशिष्ट व्यक्ति है। एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स जो है सामान्य व्यक्ति यूज नहीं करते हैं, जो विशिष्ट या बिब्लियोग्राफी जो है सामान्य लोग यूज नहीं करते हैं, उनको दे दिया जाएगा। और वो क्या करेंगे, इंस्टेंट सोर्स ऑफ रिट्राइवल के लिए जो है एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी जो है वो उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्टिंग की बात करेंगे तो ये आपने सही कहा है कि किसी रिसर्च आर्टिकल का जो है इसमें एक समराइज्ड व्यू जो है वो या संक्षेपण जो है वो दिया जाता है, जिसको हम इंस्टेंटली कहते हैं ना कि एक नजर देख के, एट अ ग्लांस, तो ये एक नजर देख के हम समझ लेते हैं कि ये मेरे लायक है या नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जो है सूचनाएं आई हैं हमारे हर एक क्षेत्र से। तो हम ये कैसे जानेंगे कि मेरे लायक कौन सी सूचना है? तो ये हम कैसे देखकर जानते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से हम देखकर जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से भी हम अगर एब्स्ट्रैक्ट से भी नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर इंडेक्स के पास जाते हैं। तो इंडेक्स में जो है उससे देखकर हम अपना दैट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ रिट्राइवल। आ गई बात समझ में? यस मैम। तो ये जो सेवा दी जाती है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या इंडेक्स हो, तो इसे ही कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस। क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, चल। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जिनके एक्सक्यूज मी मैम, लीसा के बारे में बताइए ना मैम, एग्जाम में आ रहा है। उसी पे आ रहे हैं। अरे उसी पे मैंने आपको बताया ना कि एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज। ओके बस अब उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी, बस उसी पे आ रहे हैं। आपकी बातों के मान रखते हुए उसी पे आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है आप पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस माय डियर। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के लिए जो आपको पीरियोडिकल्स प्रोवाइड की जाती है वो इस प्रकार है। पहला है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आपको लाइफ साइंस के क्षेत्र में जितने भी आपको नवीन अनुसंधान हो रहे हैं उसके बारे में इसके माध्यम से जो है जानकारी प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट है इसमें केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में जो है आपको जो भी ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा जो है ये प्रकाशित की जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि केमिस्ट्री रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारी सूचनाएं जो है आपको प्रदान की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, जो कि आप हमेशा पूछ रहे हैं तभी से, और इस पर ये बताने के लिए मैंने इतना सारा जो है समय लिया है। तो चलिए,
लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये 1950 से जो है ये प्रकाशित की जा रही है। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लंदन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है 1950 से ये आपको मंथली प्रकाशित की जा रही है। और उसके बाद लाइब्रेरी ये लंदन के द्वारा जो है आपको ये सबसे लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में ये इंटरनेशनल लेवल की जो है आपको इंडेक्सिंग सर्विस है, सॉरी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, ये इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। और लीसा का प्रकाशन जैसा कि आप जानते हैं 1950 से किया जा रहा है और वर्तमान में जो है 20 अलग अलग भाषाओं में जो इसका प्रकाशन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें क्या आता है कि अंग्रेजी भाषा में भी है इसमें एब्स्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो है अंग्रेजी भाषा में भी दी जाती है। और साथ ही साथ इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये जो है आपको मंथली पीरियोडिकल है और ये जो है इसके एक अंक में जो है 3 भाग होते हैं। और साथ ही साथ इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो है आपको अनुक्रमणिका भी होती है, ताकि अनुक्रमणिका इसलिए होती है ताकि उसके द्वारा जो है आप अपने डिजायर्ड डॉक्यूमेंट या डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को है जो है जल्द से जल्द जो है ढूंढ सके। और इसके कुछ विशिष्ट लक्षण भी हैं, स्पेशल फीचर्स भी हैं लीजा के। सबसे पहले तो है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट्स को जो है विषय अनुसार सब्जेक्ट वाइज जो है क्लासिफाई किया जाता है और इसमें सब्जेक्ट इंडेक्स दिया जाता है, ऑथर इंडेक्स भी दिया जाता है। सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स देने के पीछे कारण क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे? टेल मी समथिंग अबाउट इट। बताओ। जो बताओ उसको हम आसानी से ढूंढ सके। इसको हम जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है उसको आसानी से ढूंढा जा सकता है। देखिए इसमें दो तरह की इसलिए प्रोवाइड की गई है कि मान लीजिए हम विषय ही के जानते हैं तो हम विषय से ही ढूंढ सके। अगर हम ऑथर का ही केवल नाम जानते हैं तो हम ऑथर से ढूंढ लें। क्या आई बात समझ में? मैम रिपीट कीजिएगा, आवाज थोड़ी। हाँ देखो इसमें ये कहा जा रहा है इसके बारे में, लीजा के बारे में, कि ये जो है आपको इसमें विषय अनुक्रमणिका मतलब सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स जो है पाया जाता है। ठीक है, ऑथर इंडेक्स का मतलब क्या होता है और सब्जेक्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है और पर्पस क्या होता है इसको बनाने के पीछे, ये बताओ। ऑथर इंडेक्स में ऑथर के द्वारा किया जाता है क्या, कि कौन से ऑथर की विषय क्या है? अच्छा देखो मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम अगर हमें लेखक के बारे में पता है तो हम वो लेखक के द्वारा उस बुक को ढूंढ सके, या फिर हमें बुक का नाम पता है तो हम उस बुक के नाम के द्वारा से ढूंढ सके, हमें इजीली वो अवेलेबल हो सके, इसीलिए बनाया जाता है। बहुत सही, बहुत सही। मान लीजिए हमें सिर्फ विषय का नाम पता है, ठीक है, सिर्फ विषय का नाम पता है तो हम विषय से ढूंढ लेंगे। हमारे 2 ही अप्रोच होते हैं ना ढूंढने के, या तो विषय से या लेखक के। तो हम क्या करते हैं, अगर विषय का नाम पता है तो विषय से ढूंढ लेंगे, अगर लेखक का नाम पता है तो हम लेखक से ढूंढ लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यस मैम, यस मैम। तो ये आसानी से हम ढूंढ सकते हैं भाई। और इसमें क्या होता है कि ये जो है इसको जो है आप मैग्नेटिक टेप के रूप में जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सूचनाएं जो है ये संग्रहित रहती हैं और ऑनलाइन भी ये सूचनाएं जो है आपको प्रदान की जाती हैं। और ये क्या करता है, 2 सप्ताह में जो है 500 से अधिक रिकॉर्ड जो है इसमें ये तैयार करता है। वर्तमान में ये क्या कर रहा है कि
ये बहुत ज्यादा है, उतना हम बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए, ये जो है शोधकर्ताओं के लिए और विशेषज्ञों के लिए जो है, ये जो एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है, दैट इज लीजा, जो है बहुत ही उपयोगी है। और इसमें क्या होता है कि आपने कोलन क्लासिफिकेशन में, जो कि रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा चेन इंडेक्स। पढ़ा है क्या? चेन इंडेक्स पढ़ा है? मैम कुछ समझ में आता है वो चेन इंडेक्स क्या होता है? मैम नहीं पढ़ा चेन इंडेक्स। समझा दीजिए ना। चेन इंडेक्स पढ़ाया होगा नहीं आया मैम। जिन्होंने भी पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। चेन इंडेक्सिंग बिल्कुल पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है देखो, मैम। इसमें क्या होता है कि कोलन क्लासिफिकेशन में जब आप क्लास नंबर बनाते हैं, एक मिनट, क्लासिफिकेशन जब आप बनाते हैं तो दो पद्धति से, दो क्लासिफिकेशन स्कीम्स होते हैं जिसके द्वारा जो हम क्लास नंबर बताते हैं। पहला है आपको डीडीसी, जो कि मेलवल डीबी के द्वारा दिया गया है, और दूसरा किसके द्वारा दिया गया है? रंगनाथन जी के द्वारा, कोलन क्लासिफिकेशन। तो उसके द्वारा जो हम क्लास नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो जो कोलन क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, तो उसमें जब हम एंट्रीज बनाते हैं, तो एंट्रीज जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको चेन इंडेक्सिंग में तोड़ के वो जो क्लास नंबर है ना, उसको तोड़ते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो उसमें हर एक से जो है आपको जो शॉर्ट लिंक मिलता है, उसी से आप एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें चेन इंडेक्स का जो है प्रयोग किया जा रहा है, ताकि हम अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को जो है जल्दी से ढूंढ सके। और ये भी कहा जाता है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के मैंने आपके बारे में मैंने बताया। द नेक्स्ट वन इज इंडेक्सिंग सर्विस। नेक्स्ट क्या है? इंडेक्सिंग सर्विस। पर जो होता है मैम, बुक का जो क्लास नंबर होता है, उसे याद करना होगा क्या मैम? बुक का जैसे क्लास नंबर होता है, उसे सब बुक का याद करना होगा हम लोग को? आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे डीडीसी है तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। मेन क्लास आपको याद करना पड़ जाएगा, मेन क्लास क्या है। उसके बाद फिर तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक तो है। मैम प्रैक्टिकल किसी में याद करना होगा क्या? किसी अभी जैसे हम लोग एग्जाम देंगे, मेन क्लास तो याद कर, हाँ, मेन क्लास याद करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। चलिए, इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप बताओगे, इतना देर से हम एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं, इंडेक्स बता रहे हैं। इंडेक्स मतलब क्या होता है बताइए तो, बताओ इंडेक्स मतलब क्या होता है? सारांश या व्याख्या को प्रस्तुत मतलब इन शॉर्ट में दिया हुआ रहता है मैम, जिसके द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट देख करके आप पहुंच सकते हैं कहीं भी। शॉर्ट में क्या दिया रहता है? क्या दिया रहता है शॉर्ट में? अल्फाबेटिकल द्वारा मतलब शॉर्टकट में दिया हुआ रहता है, मतलब संक्षिप्त रूप में जितना भी सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको मतलब अल्फाबेटिकल द्वारा मतलब दिया हुआ रहता है। आप जिस बुक पेज में उपस्थित होंगे उनका पूरा डिटेल वहाँ दिया होगा, मतलब कि यहाँ हम पहुँच सकते हैं आसानी से। देखो, इसमें क्या होता है ना कि मान लो, फिर से बता रही हूँ, फिर मान लो कोई रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। तो जब हमने उसका समराइज्ड फॉर्म बनाया तो उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कहा। वही उसमें जब जो उसके टर्म्स है, टर्म्स की, उसके सारे टर्मिनोलॉजीज को हमने एक जगह निकाल के अल्फाबेटिकली अरेंज करके उसमें ये लिख दिया कि किस पेज नंबर पर जो है ये सूचना उपलब्ध है और इसका अर्थ क्या होता है, इस सूचना का अर्थ क्या होता है, ठीक है, वो भी बता दिया, ठीक है, ये भी बता दिया। तो इसको कहते हैं इंडेक्स। और जब हम ये इंडेक्स सेवा प्रदान करते हैं तो इसी को कहते हैं इंडेक्सिंग सर्विस। इंडेक्सिंग सर्विस में जो है आपको कई प्रकार की आपको महत्वपूर्ण पत्रिका आती है, जैसे आपको ह्यूमैनिटीज इंडेक्स आता है, एजुकेशन इंडेक्स आता है, अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो इंडेक्स मेडिकल्स आता है। ये सारी चीजें जो है इसके
यस, बुक में जैसे इंडेक्स दिया हुआ रहता है वैसे ही मैम ने किसी Yeah, बुक में फर्स्ट पेज में जिस टाइप दिया हुआ रहता है इंडेक्स उसी टाइप से होता है। contents है. That one is content, my dear. That is never an index. कभी मत बोलना. ये हमेशा आपको content होता है. ठीक? ठीक है मैम। चलो, good. तो इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो समझ में आ गया पेज को अगर इंडेक्स लो जी, तभी से सारी बातें बता दी और सीता कौन है पता ही नहीं चली। पूरी रामायण मैंने कथा वाचन कर दी और अभी फिर कह रहे हैं कि सीता कौन है पता ही नहीं चला। तभी तो एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स आधे घंटे से वही चिल्ला रही हूँ, शुरू से चिल्ला रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कल भी मैंने चिल्लाया, कल भी मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। सब कहानी पढ़ के सब आपस में किसी को मतलब सबको उल्टा पुल्टा बना दिया। ऐसे मत करो, बार बार अब हम इतना नहीं बोल सकते। चलिए, तो यहाँ बात कर रहे हैं अब एनसाइक्लोपीडिया के बारे में। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है ये बताइए, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक तरह से वेब होता है मैम, वेब जहाँ पे जानकारी मिल सकता है किसी के बारे में। देखिए, हाँ, ये इसमें क्या होता है कि किसी ऑथर के बारे में डिटेल वाइज। हेलो मैम, इंसाइक्लोपीडिया में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है तो उनके बारे में उसमें डिटेल रहता है विद पिक्चर, तो उसी को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं मैम। जैसे ऑथर हो गया या कोई भी सूचना के बारे में उसमें विस्तृत वर्णन दिया जाता है, along with maps, फोटोज, जो भी हो, वो सारा कुछ जो है उसमें विस्तृत सूचना जो है आपको दी जाती है। और इंसाइक्लोपीडिया जो है वो आपको कई प्रकार की होती है। पहला होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेशल या स्पेसिफिक इंसाइक्लोपीडिया। तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ये होता है कि इसमें जो है आपको ज्ञान, इसमें आपको ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो इसमें संकलित होती हैं। वही अगर स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट विषय तक ही ये सीमित रह जाता है। और जनरल इंसाइक्लोपीडिया के यूजर्स, उपयोगकर्ता कौन होंगे? तो जनरल यूजर्स होंगे, जनरल पाठक होंगे। वहीं स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करेंगे तो इसके यूजर्स कौन होंगे? तो विषय विशेषज्ञ होंगे, वही होंगे इसके, यानी जो विशिष्ट उपयोगकर्ता होंगे वही इसके यूजर्स होंगे। ठीक है। जनरल इंसाइक्लोपीडिया जो है टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है और इसे प्रकाशित किया जाता है। और फिर अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, तो ये भी जो है आपको टाइम टू टाइम इसको अप टू डेट किया जाता है। जनरल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अगर हम स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करेंगे तो इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। वहीं अगर जनरल इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बात करेंगे तो इसका क्षेत्र जो है असीमित होता है। ठीक है। जैसे आपको न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जैसे क्या हो गया, न्यू